अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। सूरत हाल इंतहाई अहम और दिलचस्प होती जा रही है ईरान जंग के तनाजुर में, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है। इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसकी खबर एक्सियोस नामी इदारे ने, बराक रेवड नामी सहाफ़ी ने, और फिर रॉयटर्स पे खबर छपी, फिर कामरान यूसुफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वो डिटेल्स मंजर आम पर लेके आए। बताया जा रहा है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत किस हद तक इंगेज थी अमेरिकन ज़िम्मेदारों से, JD वैंस के साथ और फिर ईरान के साथ भी। इस बीच पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की क़यादत भी ऑन बोर्ड थी। चाइना और रूस की एंट्री हो रही है इसमें बाकायदा तौर पर। ये जो नया मुसवदा है जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, इसके ऊपर दफ्तर ख़ारिजा ने फिलफौर तो कमेंट करने से गुरेज किया है। बनता भी यही है कि जब तक फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक ना हो जाएँ एक प्रपोज़ल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसमें मल्टीपल प्लेयर्स आ चुके हैं, कई एक कुव्वतें शामिल हैं, कई एक स्पॉयलर्स हैं। इसलिए जब जब भी पीस एफर्ट होगी, वो मुआहदा होगा, तो उसकी स्पॉयल करने वाले बेशुमार एलिमेंट होंगे। मिसाल के तौर पर आज ही आप देख लें कि जब ये एक तरफ पीस की एफर्ट्स हो रही हैं, दूसरी जानब इसराइल की जानिब से इंटेलिजेंस चीफ जो IRGC के माजिद खादमी, उनको शहीद किया गया। इससे पहले पिछले बरस भी जो पासरान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ थे मोहम्मद काज़मी, उनको भी शहीद किया गया। फिर आज ही अल-कुद्स के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को भी शहीद किया गया। फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की MIT यूनिवर्सिटी को टारगेट किया इसराइल ने। तो ये सब उस वक्त होता है जब कोई पीस प्रोसेस होता है। ईरान का जवाब भी आ गया। ईरान कहते हैं कि हमने अपना मुसवदा तैयार किया जवाबी, हम ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा को हल नहीं मानेंगे, आपने हुरमज़ ऐसे नहीं खोलेंगे, जायज़ा हम ले रहे हैं। सालिसीन के किरदार की तारीफ़ ईरान मुसलसल कर रहा है, लेकिन फौरी तौर पर यूनिलैटरल या यकतरफा जंगबंदी के ऊपर ईरान विलिंग नहीं है। ट्रंप को भी उम्मीद है कि ट्यूसडे तक कोई ना कोई पीस एफर्ट नतीजा खेज़ होगी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है अपने फ़ौजी हुकाम के साथ, जिसका बज़ाहिर बताया जा रहा है कि वो जो ऑपरेशन इन्होंने ईरान में किया पायलट बचाने का, उसकी कहानी है। ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसके हवाले से दो तीन चीज़ें मंजर आम पर जो आ रही हैं। एक तो ये कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और आपने हुरमज़ को खोला जाए इंसानी बुनियादों पे, फिर बाद में जामे जंगबंदी मुआहिदा 45 दिनों के अंदर उसको किया जाए। इत्तला ये है कि इस सिलसिले में रूस और चीन की जो हुकूमतें हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये है कि ज़मानत कौन देगा। दूसरा अहम सवाल ये है कि मशरक़ वुस्ता के ममालिक वो कहाँ खड़े। तीसरा अहम सवाल ये है कि ईरान क्या चाहता है और अमेरिका किन शराइत पर मानेगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन इस सब के बीच में ये ज़रूर काबिल गौर, काबिल तारीफ़ है, वैसे तो पाकिस्तानी मर्ज़ कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है इंटरनेशनल स्फीयर के ऊपर अपने डिप्लोमेटिक रोल की वजह से। दुनिया की क़ुव्वतें, दुनिया भर के जो कैपिटल्स हैं, पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हैं। इस्लामाबाद का नाम जगह जगह डिस्कस हो रहा है। अब आज मैंने ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, डॉन हुसैन हमें तेहरान से ज्वाइन करेंगे, और हमें कामरान यूसुफ साहब, जिन्होंने इस पीस अकॉर्ड के ऊपर मुसलसल नज़र रखी, वो भी प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू के। पहले मैं जा रहा हूँ खालिद चिश्ती साहब की जानिब। वजह यह है कि इस पेशरफ्त के साथ साथ ये जो एयरमैन बचाने की कोशिश थी अमेरिका की जानिब से, हेलीकॉप्टर भी भेजे, जहाज़ भी भेजे, ट्रूप्स भी ऑन ग्राउंड गए, वो जो F-15E में जो एयरमैन गिरा था ईरान के अंदर। तो अब एक CIA के साबिक एहलकार हैं लैरी जॉनसन, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तस्वीर या उनके विजुअल्स भी आपको दिखाऊं। लैरी जॉनसन का ये दावा है कि दरअसल ये पायलट बचाने का मिशन नहीं था, उसकी आड़ में अफजूदा यूरेनियम निकालने की एक नाकाम कोशिश थी, जिसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। ये इस सारे वाक़े में कितने जहाज़ अमेरिका के गिरे, ईरान कैसे इनेबल हुआ उनको गिराने के लिए, आपने हुरमज़ जो बार बार ज़ेरे बहस आ रही है, वो क्यों नहीं खुलवा पा रही दुनिया की सुपर ताकत। इन मौज़ूद पर बात करते हैं चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाएं, ये जो एयरमैन कर्नल साहब जिनका जिक्र ट्रंप साहब कर रहे हैं, उसको बचाने से पहले ईरान कैसे इनेबल हुआ F-15E ईगल को मार गिराने के लिए? ये तो बड़ा जदीद तैयारा है। और फिर इस ऑपरेशन में क्या लॉसेस हुए? क्या अमेरिका ने खुद अपने तैयारे वहां पे तबाह किए? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो पहले F-15 की अगर क्विकली बात कर लेते हैं, ये जाहिर है मोस्ट मॉडर्न जहाज है और E वर्जन इनकी मोस्ट मॉडर्न स्ट्राइक एयरक्राफ्ट काउंट होता है, जो ऑब्वियसली एयर टू ग्राउंड के लिए बहुत कामयाब जहाज है। तकरीबन 50 साल से अमेरिका की सर्विस में है। दो इंजन वाला और 2 सीटों वाला, यानी 2 पायलट्स और एक यानी पायलट और वेपन ऑफिसर, 2 इसमें होते हैं पायलट्स। और ये कंटिन्यूसली अपग्रेड होता है, बहुत ही कामयाब जहाज गिना जाता है, बहुत रिलायबल है। इवन एक इजराइल के फाइटर पायलट ने इसको बगैर एक विंग के भी लैंड किया हुआ है। जब इसका एक विंग उड़ गया था, तो सिंगल विंग के साथ भी इतना स्टेबल जहाज है कि ये लैंड कर पाया है एक पायलट। तो मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू करता हूँ। तकरीबन जाहिर है 100 मिलियन के करीब इस वक्त इसकी प्राइस है एक जहाज की। और इस जहाज को इस्तेमाल करने के लिए जो अमरीकी हैं, इस वक्त इनके इस खित्ते में तकरीबन इनके पास 215 के करीब F-15 है।
और C-130 जिसका दूसरे जहाज का इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 55 के करीब इस ऑपरेशन में अमेरिका की तरफ से है। तो C-130 की कीमत तकरीबन 140 मिलियन के करीब है। तो ये सारा जब मैं देखता हूं तो आपने सवाल किया कि ये क्यों या कैसे पॉसिबल हुआ। देखिए, ट्रेडिशनली जब ये मिसाइल नए नए आए थे, जब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं थे, तो हीट सीकिंग पर ये कोई इंजन को लॉक करते थे, कोई भी जो इंफ्रारेड सिग्नेचर, जिसको IR सिग्नेचर का मतलब है, जो इंजन की हीट है उसको डिटेक्ट करके उसके पीछे जाते थे मिसाइल। जब इन मिसाइलों की रेंज सिर्फ 2-3 किलोमीटर थी सिर्फ, उस वक्त ये हीट को सीख करते। अच्छा। अब बाद में बियॉन्ड विजुअल रेंज आ गए, ये हो गए रेडार गाइडेड वेपन्स हो गए। रेडार अपनी ट्रांसमिट करता है, उससे आपको डिटेक्ट होता है जहाज और उसके पीछे जाता है। अब सारी की दुनिया जो मॉडर्न जहाज है वो डिफ्लेक्ट या डाइवर्ट हो गए रेडार गाइडेड सिग्नेचर की तरफ, कि रेडार कौन सा ट्रांसमिट करेगा तो पायलट को वार्निंग मिल जाती है कॉकपिट के अंदर, आपको कोई रेडार ट्रैक कर रहा है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो। ईरानियन ने पॉसिबली, मेरी रिसर्च के मुताबिक, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कैसे करते हैं, इन्होंने जो IR वर्जन थी यानी पुरानी वर्जन थी, उसको ड्रोन कम एयर टू एयर एक मिसाइल लॉन्च किया के बदले में सरफेस टू एयर एक मिसाइल बनाया है। ड्रोन की कॉम्बिनेशन करके, ये सबसोनिक है यानी रफ्तार तकरीबन 500-600 किलोमीटर पे उड़ता रहता है, और उड़ने के साथ ये हीट सीख करता है कि हवा में हीट कहां से आ रही है। अब हीट दुनिया में कोई इंजन की बंद नहीं हो सकती, आप सिग्नेचर छुपा सकते हैं, आप पेंट से उसके कंटूर्स को मास्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हीट नहीं रुक सकती, चाहे वो मोस्ट मॉडर्न जहाज हो, F-15 हो या F-35 हो। F-35 के अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी दुनिया में इस वक्त इंजन बनाने वाली Pratt & Whitney, उसका इंजन लगा हुआ है P135, वो फिर भी डिटेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने किया क्या है कि हवा में भेजते हैं, वो हीट सीकिंग करता है। अब हीट सीकिंग हवा में और आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है -20, -30 डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड। तो जब इतना फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर होता है तो जरा सी भी हीट रेडिएशन को इंजन देता है तो वो कंट्रास्ट के तौर पर पिक हो जाती है, नंबर 1। तो ये हीट सीक करके मिसाइल उसकी तरफ जाता है, उसको पिक करता है और जमीन पर उसकी लोकेशन अप्रॉक्सिमेट भेजता है कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स देखा हीट का। तब ईरानियन ने नीचे से एक और मिसाइल लॉन्च किए हैं जो हीट सीकिंग जाके दोबारा इंजन को हिट करता है। तो ये मैं टेक्निकल को जितना सादा कर सकूं मैंने कोशिश की है। इस तरह इन्होंने इनके F-15 हो, F-35 हो, आपने देखा वैरायटी, इवन A-10 जहाज जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल करना था और एंटी शिपिंग और बोट्स को मारना था, वो भी तबाह कर दिया ईरान। तो ये सारी कॉम्पोजिशन है। कमिंग बैक टू दिस ऑपरेशन, इसके अंदर उन्होंने 2 C-130 जो यूज किया इस्फहान के करीब, उनको लैंड किया किसी स्ट्रिप के ऊपर। C-130 का मैं आपको एक और एडवांटेज बता देता हूं कि बड़ा शॉर्ट रनवे और टेक ऑफ चाहिए होता है। इवन डेजर्ट में अगर छोटी सी भी स्ट्रिप बनाई जाए, फॉर्मर पक्की ना भी हो फॉर्मल, उससे भी ये टेक ऑफ और लैंड कर जाता है। तो इस पे इन्होंने उतारा है, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू करने में शायद उसकी स्टक हो गया, उसको फिर जलाया गया, दोनों हेलीकॉप्टर को तबाह तो C-130 को तबाह कर दिया गया। इनके HH-60 हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं जो गनशिप और रेस्क्यू भी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल तो मिशन कामयाब कहलाएगा। कीमत बहुत दी है, तकरीबन $400 मिलियन की इनको कीमत पड़ी है। कीमत में आप कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर आप कह रहे हैं कि F-15 के अलावा 2 C-130 और 2 हेलीकॉप्टर, यानी मजमूई तौर पर हम कहेंगे 5 जहाज इनके तबाह हुए या तबाह करने पर वो मजबूर हुए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो C-130 जैसे मैंने कहा वो तकरीबन 140 से 145 मिलियन डॉलर का एक C-130 होता है। 100 मिलियन के करीब भी F-15 है। तो ओवरऑल अगर ऑपरेशन की कीमत देखी जाए तो अमेरिका जैसे मुल्क के लिए महंगी नहीं है। अब जरा विजुलाइज करें कि अगर वो पायलट ईरानियन के हाथ आ जाता, उसके पास उनको वीडियो फुटेज रिलीज करते, तो कितनी डीमोरलाइजेशन या एम्बैरेसमेंट होनी थी। ऑलरेडी उस अमेरिका के लिए जो वॉर विक्ट्री हर रोजाना ढूंढ रहा होता है, तो एक और पायलट पकड़ा जाता। सिंबॉलिकली उन हजारों पायलट्स में से वो एक पायलट होना था, लेकिन ह्यूमिलेशन या वाकई कितनी होनी थी उसको बचाने के लिए। टीसी साहब, मैं देख रहा था कि ये कोई बोइंग कंपनी इनकी जो वेस्ट बनाती है इन पायलट्स की, उसके अंदर डिवाइस लगी होती है और वो रिवायती कम्युनिकेशन की बजाय मिलिट्री रडार तक पहुंचती है और बस इंजरी, लोकेशन और सिचुएशन के बारे में वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय सिग्नल्स देती है, जिसकी वजह से पेंटागन इस काबिल होता है कि जाके उसको ट्रेस कर सके। ये क्या फार्मूला होता है टू ट्रेस द पायलट? अजमल साहब, ये ट्रेडिशनली हर मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट या कोई और सीट हो, सीट हो, A3 सीट हो, ये सब मुख्तलिफ दुनिया की सीटें हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कामयाब सीट है मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट। वो इंग्लैंड की बनी हुई है। अच्छा। वो आज तक तकरीबन 7,500 फाइटर पायलट्स को बचा चुकी है अपनी इजेक्शन के जरिए, ऑब्वियसली कामयाबी से।
और वो 0-0 कहलाती है। दैट मीन्स वो 0 स्पीड और 0 हाइट के ऊपर भी आप पायलट को जमीन पे खड़े हुए जहाज से भी बाहर फेंक के सेफली उतार देती है। जहाज आपके जल जाए या धमाका हो जाए, किसी में होने वाला हो, तो पायलट निकल जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ये मुख्तलिफ नोयत का होता है। अमेरिकन ने थोड़ा अपग्रेड किया है। हम सारे फाइटर पायलट जितने उड़ते हैं, हमारे पास एक कम्युनिकेशन के कोई ना कोई सिग्नल होते हैं, या रेडियो होता है या फ्लेयर्स भी होते हैं। अगर रात को, अगर आपको पता हो कि मैं फ्रेंडली एरिया में हूँ, फर्ज किया आपके बॉर्डर के अंदर कोई गिरा है, तो मुख्तलिफ कलर्स के आप फ्लेयर फायर करते हैं, पैराशूट को बिछा के आप अट्रैक्शन या टेंशन ड्रॉ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो अमेरिकन का कनेक्टिविटी जरूर थी, लेकिन जो टेरेन में देख रहा हूं वो पॉसिबली शायद वो स्लिप करके पहाड़ों के नीचे चला गया हुआ था पायलट, उधर से शायद उसकी सिग्नल उस तरह नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से नहीं लेट रेस्क्यू हुआ है, और शायद उसी वजह से वो ईरानी जो कैप्चरिंग से उससे भी बच गया। ठीक। तो ये बड़ी जेहन में रखनी चाहिए। आपको याद होगा, आपके व्यूअर्स का, वो रियल स्टोरी पर एक फिल्म आई थी, बिहाइंड द एनिमी लाइंस। जी। वो बोस्निया के ऑपरेशन पर बनी थी। वो ऑलमोस्ट यही था। अमेरिकन ने बहुत मैसिव एफर्ट की थी अपना पायलट निकालने के लिए, और वो करते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि $400 मिलियन करके भी वो ऑलमोस्ट, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन रोजाना खर्च कर रहे हैं, तो महंगा सौदा नहीं है उस एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए। तो वो सिग्नलिंग जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है लाइन ऑफ साइट ना होने की वजह से या टेरेन इतनी डीप होने की वजह से उसके लेट सिग्नल पिक हुए, जिसकी वजह से ये डेस्परेशन में उन्होंने C-130 भेजे हैं, हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं। और आखिरी बात मैं बताते चलूं कि C-130 भी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होता आया है। अच्छा। उसकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा है उसकी। ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर साथ जाकर उन्होंने कोई रिफ्यूलिंग भी उससे की है। तो ये ओवरऑल नॉट अ कॉस्ट प्रोहिबिटिव ऑपरेशन जिसके अंदर उनको बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन से बचत नहीं। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक हॉलीवुड की मूवी बन जाएगी। एक मूवी तो आर्गो बनी थी, वो उसके बाद बनी जब वो ऑपरेशन ईगल क्ला 1980 वाला हुआ। 52 सिफारतकार थे ईरान में अमेरिका के, वो हॉस्टेज उड़ाने के लिए एक सहरान में उतरे थे, लेकिन वो मिशन तो नाकाम हो गया था सर, मुकम्मल। जी बिल्कुल। ये देखिए हमें साहब, मैं एक और हिस्ट्री से क्विकली कनेक्ट कर दूं। मैंने अपने एक चैनल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मिशन पार्डो पुश उसको कहते हैं। बड़ा मशहूर पुश थी, और आप हैरान होंगे उस पायलट ने क्या किया था। फैंटम जहाज था, वियतनाम में बमबारी करने गया था। लीडर और नंबर 2 के इंजन बंद हो गए। तो जो लीडर था, बजाय वो अपने नंबर 2 को वहीं छोड़ देता या उसको कहता हूं इजेक्ट कर जाओ, और इजेक्ट करने के बाद ट्रेडिशनली वहां पे ये हो रहा था कि वियतनामी पायलट नीचे जो गिरता था उसको मार देते थे जान से, ऑलमोस्ट बीटिंग करके। तो पार्डो ने सोचा कि अगर मैं अपने नंबर 2 को यहां छोड़ गया तो ये मारा जाएगा। तो आप हैरान होंगे, उसने अपनी नोज को उसकी टेल के अंदर घुसा के अपने इंजन से उसको पुश किया था, जैसे हम गाड़ियों मोटरसाइकिलों को एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। अच्छा। तो फाइटर पायलट उसने तकरीबन 150 किलोमीटर बाहर निकाला था पुश करके। जब फ्रेंडली वो एरिया में आ गया तो तब उसने इजेक्ट किया, तब उसको हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू किया गया था। जिस ऑपरेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ऑपरेशन ईगल क्लॉ था। ये 24 और 25 अप्रैल 1980 को एग्जीक्यूट किया गया था। और ये 52 हॉस्टेजेस जो ईरानी रिजीम ने या ईरानी हुकूमत ने उस वक्त खुमैनी साहब के आने के बाद पकड़े हुए थे अमेरिकन एम्बेसी के लोग, वो छुड़ाने के लिए आया था। उसके अंदर डस्टॉर्म आ गया ईरानियों की हक में। ये एक बात हो गई। C-130 एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया, और तमाम के रेस्क्यू में से एक भी कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि 7 जो एयरमैन और सेलर्स थे जो साथ आए थे रेस्क्यू करने, वो भी अपने जान से गए थे। और ऑपरेशन इतना बुरी तरह नाकाम भी हुआ था, और एम्बैरेसमेंट भी ये हुई थी कि उसी साल 1980 के एंड में नवंबर में इलेक्शन थे उनके प्रेसिडेंशियल। जिमी कार्टर साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने वो इलेक्शन हारा। पहली टर्म के फौरन बाद दूसरी नहीं मिली थी उनको। और लोग मेरे जैसे आज भी बिलीव करते हैं कि वो ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी की वजह थी कि लोगों ने समझा कि नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई है। आपने यही देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ किया। चिश्ती साहब, ये फरमाएं कि अब ये जो एक नई साजिशी थ्योरी है जो CIA के लैरी जॉनसन और वज़ीर ख़ारजा भी कह रही है कि ये असल में एयरमैन के चक्कर में यूरेनियम अफजूदा उठाने की एक एफर्ट थी, कोशिश थी, उसको टेस्ट करना था, इसके कितने चांसेस? इसकी एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन मैं इसको अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता। मैं भी सारा दिन देखता रहा हूं कि कोई ऐसा मुझे ऑथेंटिक सोर्स मिले जिससे आपकी और मेरी क्रेडिबिलिटी ना खराब हो। अगर मैं ऐसी बात कह दूं कि ऐसा ही हुआ है और कल को वो डिनाई हो जाए या कुछ और, ये पॉसिबिलिटी तो है। बहुत सारा मीडिया जो प्रो ईरान है वो यही कह रहे हैं, एक हीरोइज्म को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमने वो ऑपरेशन नाकाम बना दिया। क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट तो ईरान के लिए हुई है कि C-130 आके लैंड कर गए, रात को 6-7 घंटे उन्होंने ऑपरेशन किया, अपने लोग लेकर चले गए, अपने जहाजों को आग लगाकर चले गए। तो एक एलिमेंट ऑफ अनईजीनेस तो ईरान के लिए हुई है, लेकिन उसको वैल्यू ऐड करने के लिए जाहिर है अब ये परसेप्शन भी एक बताया जा रहा है। लेकिन मैं उसको कंफर्म करने की अभी पोजीशन में नहीं हूं कि ये इनरिचमेंट है, क्योंकि प्लांट तो इसके करीब ही था इस्फहान के। वो आने वाले वक्त में जो ही कोई अपडेट होगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, बहुत ही ओवरवेलमिंग ये एक डेवलपमेंट है। इसमें पूरी की नजरें हैं, वाशिंगटन से लेके इस्लामाबाद और बीजिंग से लेके मॉस्को तक और तेहरान तक। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी इससे? क्या हम देख सकते हैं अगले 48 या 72 घंटों में समहाउ कोई पेशरफ्त इसमें हो सकती है, या स्पॉयलर की नजर हो जाएगा?
जी, मेरा ख्याल है कि अब स्पॉइलर का मुझे ज्यादा चांस लग रहा है, ऑल्दो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी एक फेस सेविंग चाहिए और वो अपनी थ्रेट को रिपीटेडली जो इतनी दफा वो आप देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं, वो समझते हैं कि हर दफा मेरी थ्रेट को सीरियस लिया जाए। हाँ, और अल्लाह करे कि इस दफा एक सेन एक थॉट्स प्रिवेल करें और पाकिस्तान की भी कोशिशों का बहुत नाम दोबारा से मीडिया ले रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक क्रेडिट की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि हमारा एज ए नेशन, एज ए कौम, पाकिस्तान के मुल्क की इज्जत का इजाफा हुआ है। लेकिन इसराइल बुनियादी तौर पर हर सूरत चाहता है कि ये ऑपरेशन प्रोलॉन्ग हो। ईरान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री के अलावा भी वो तबाह कर सके, ताकि अगर आने वाले वक्तों में कोई कॉन्ट्रैक्ट डील, कोई एग्रीमेंट हो जाता है अमेरिका का ईरान के सही। साथ पुल आउट करने का, और ईरान कोई ऐसी सहूलतें ले लेता है जिसके अंदर वो अपना तेल बेच सके, तो आने वाले कई दिहाइयों तक जो तेल के पैसे आए वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक डेवलपमेंट में लग जाए ईरान के लोगों के, और वो मिसाइल, वो ड्रोन्स, सही। वो टेक्नोलॉजी, वो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल की तरफ और खासतौर पर न्यूक्लियर की तरफ ना जा सके। तो स्पॉइलर तो डेफिनेटली है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी चाहिए एक फेस सेविंग फौरी तौर पर, क्योंकि वो भी एक अफोर्डेबिलिटी उनकी कम से कम होती जा रही है कि वो एक और राउंड चलाएं 10-15 दिन का या 25 दिन का, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत बुरी तरह असर हो रही है, और सबसे ज्यादा लोग जो ब्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक और फिर ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिसकी अब तस्दीक हो रही है कि एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा प्रपोजल रादर, वो दोनों कैपिटल्स को पाकिस्तान की जानब से भिजवा दिया गया, दो ममालिक की तायद उसमें हासिल है। इसके ऊपर ईरान में क्या सोच पाई जा रही है और इस जो प्रपोजल है उसमें है क्या ये फ़रीक़ैन इसको मानेंगे, इस पर बात होगी कंसर्न मोस्ट लोगों के साथ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से, और उस सिलसिले में हमारे बहुत ही मायना सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब लम्हा बलमा अपडेट्स कर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में इस इशू को सामने लेके आ रहे हैं। गो कि दफ्तर ख़ारिजा इसकी तरदीद तस्दीक करने से इनकार, ये ऑब्वियसली दैट मेक सेंस, लेकिन इत्तला ये है कि ये जो मुजवज़ा प्लान है दोनों कैपिटल्स तक जा चुका है। ईरान का जवाब भी आया है, ट्रंप के हवाले से भी कहा जा रहा है, वाइट हाउस के सोर्सेज मल्टीपल जगहों पे, CBS और दीगर जगहों पे भी वाइट हाउस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई शायद उन्हें साइन ऑफ नहीं की, बल्कि कंसिडर किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस वक्त जबकि कोई शय, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। तो ये है क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड, और इसमें बिलखुसूस ज़मानत कौन देगा, चीन और रूस का क्या किरदार है? कामरान यूसुफ ने इस हवाले से खबर दी थी, उनसे हम बात करते हैं। और तेहरान से हमें जॉन हुसैन भी ज्वाइन करेंगे, ईरान के सहाफ़ी हैं, उनसे भी बात होगी कि तेहरान क्या सोच रखता है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड है क्या, और इसमें क्या ईरान और वाशिंगटन दोनों की तायद शामिल है? देखें, सबसे पहले तो ये जो खबर है अमेरिकी मीडिया ने भी और फिर उसके बाद रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने भी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसे एक प्लान का जो तबादला है या प्लान ईरान और अमेरिका को दिया गया है, जिसमें जाहिर है कि उसको कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का मुमकिना तौर पर नाम दिया जा सकता है अगर उस पर दस्तखत हो सकते हैं। तो उसमें 2-3 चीजें जो अभी तक वो सामने आई हैं, एक तो इमीडिएट सीज फायर की बात हो रही है कि इमीडिएटली सीज फायर की जाए और वो आर्जी सीज फायर हो, और उसके बाद उस सीज फायर के दौरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन किया जाए, एंड इन द मीन वाइल फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अग्रीमेंट है वो दोनों जो फरीकैन के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हों या जो भी है, उसमें पे तमाम जो इश्यूज हैं दोनों तरफ के, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या उनको गारंटीज चाहिए या फिर उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं या जो बाकी मामलात हैं उसके हवाले से फिर सारे मामलात हों। अब इसके हवाले से आपने खुद भी जिक्र किया, जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा है वो ना इनकारी है ना इसकी तस्दीक कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो जारी है। इसी तरीके से जो इसमें एक और जो एलिमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो बात हो रही थी कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जो हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट एडिशन हुई है वो इस जो लेटेस्ट एफर्ट है, जो मेरी मालूमात है डिप्लोमेटिक सोर्सेस से, उसमें चाइना और रशिया भी बहुत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कामरान साहब। अगर दिस स्पीक्स वॉल्यूम, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, हाउ मच दे आर ऑन बोर्ड फॉर दिस डील, वो उस पर आगाह कीजिए। देखें, जो चाइना है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार भी वहां पर गए थे, 5 पॉइंट प्लान भी आपके सामने है जो नजर आया था। अब चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत जरूरी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के ईरान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उसकी नौयत तो है, लेकिन जो जमानतों की बात हो रही है या जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसको कैसे दूर किया जाए। तो चीन और रूस दो ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त ईरान के इत्तेहादी भी हैं, और इस सारी अगर आप गेम के अंदर देखें तो एक व्यू ये है कि उसमें पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और चीन और रशिया
अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। और वाइल ये जो बातें हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है ईरान और अमेरिका की लीडरशिप के साथ गुज़श्ता 24 घंटों में राब्ते में रही, एक और चीज अगर आप देखें तो चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है, रूस के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो बड़े प्लेयर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, उसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और ऑफ कोर्स ईरान इसमें शामिल ही है। तो ये जो इसीलिए इसको समझा जा रहा है कि ये बहुत सीरियस एफर्ट, और उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो ये 5 हफ्तों से ज्यादा जंग जारी है, लेकिन अगर ये अगले फेज में जाती है तो ये एक डिजास्टर्स होगा मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए। तो यही एक कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से लास्ट मिनट को डील हो जाए। तो और कामरान ये बताएं कि इसके बाद भी कैन वी एक्सपेक्ट कि अब इस्लामाबाद में ईरान और वाशिंगटन की जो क़यादत है वो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए, अब कोई इम्कान रोशन हो रहे हैं? देखें, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है अगले चंद घंटे। वैसे तो हम सहाफ़ी आमतौर पर इनका इस्तेमाल करते रहते हैं कि चंद घंटे बड़े अहम हैं, बट लिटरली मेरे ख्याल में ये जो अगले चंद घंटे हैं वो बहुत अहम है। और ये जब तक अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो डेडलाइन दे रखी है वो एक्सपायर जब होती है, तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत हद तक चीज़ें ये तय हो जाएंगी। अगर तो एक इनिशियल एक एग्रीमेंट हो जाएगा, बात हो रही है कि शायद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, फाइनल एग्रीमेंट ना हो, कि एक सीरियस नेगोशिएशंस के लिए पहले एक सीज फायर कर ली जाए आर्जी तौर पर। और अगर तो वो हो जाती है तो फिर डेफिनेटली अगर आप वेन्यू की बात करें तो उसमें पोटेंशियल जो वेन्यू वो इस्लामाबाद ही होगा। और इसी वजह से शायद मुमकिन तौर पर अगर कोई मायदा होता है तो उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है या समझा जा रहा है कि उसको इस नाम से याद रखा जाए। मेरे साथ जॉन हुसैन भी तेहरान से आ गए। उन पर बात करने से पहले जरा कामरान आपसे मैं चाह रहा हूँ मजीद गुफ्तगू हो जाए। ये फरमाएं कि मशरक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, हमारे दोस्त अरब मुस्लिम ममालिक, वहाँ क्या राय पाई जाती है? उनका जो खारजा मुहाज है वो मुझे ज़ाती तौर पर तो यूएई कहीं और खड़ा नज़र आता है, सऊदी अरब डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ अलाइंड है, तो उन ममालिक के भी स्टेक्स हैं इस सारी सूरत हाल में। तो उनकी तशफ़ी या उनको ऑन बोर्ड करना ये कितना चैलेंजिंग होगा फॉर ऑल दोस्त जो कि इसमें सालिस का किरदार अदा करें? आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पाकिस्तान की जो पीस इनिशिएटिव है उसमें कई ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ हमारे जो गल्फ में दोस्त ममालिक हैं वो हमसे उस तरीके से खुश नहीं है। और लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि शायद उनका व्यू जो है वो इट इज मोर क्लोजर टू मेरे ख्याल में इजराइल के, और उनका ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल ने जो काम शुरू किया है वो उन्हें खत्म करना चाहिए। और शायद वो पाकिस्तान के इस पीस एफर्ट से इतने ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्याल है कि इर्रिस्पेक्टिव कि ठीक है उनके कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स हो भी सकते हैं कि ठीक है ईरान ने जवाबन जो कार्रवाई की है उधर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है उसको शैटर किया है और फिर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो उसके अपने इंटरेस्ट में, जो रीजन के इंटरेस्ट में, जो पूरी दुनिया के मफाद में है। और पाकिस्तान इज कॉन्फिडेंट कि अगर कोई ये ब्रेक थ्रू हो जाता है तो उसके नतीजे में फिर जो गल्फ कंट्रीज के जो भी कंसर्न, जो भी खदशात हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो पाकिस्तान है वो ईरान को भी ये बताने की कोशिश करा, और पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर आई एम प्रिवी टू दैट कि ईरान का इस मुश्किल सूरत हाल में साथ दिया, जिसकी वजह से अपने जो रिलेशनशिप हैं विद सर्टेन गल्फ कंट्रीज उसको एट स्टेक पे लगाया है। तो आई एम श्योर कि ईरान भी ये बात समझेगा और पाकिस्तान की एक ऑनेस्ट अगर ये कोशिश है उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। यही सेंस है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ आपके वक्त का। तेहरान ये वहाँ का नुक्ता नज़र समझते हैं। जॉन हुसैन वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, शुरू से हमें प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान चैनल्स पे अपीयर हो रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से तज्जिया भी करते हैं। जॉन बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके वक्त का। ये जो पीस प्रपोजल है उसके ऊपर तेहरान में क्या राय पाई जा रही है? क्या ईरान विलिंग है निगोसिएशन में बैठने के, या उनकी अपनी शराइत हैं? कैसे देखा जा रहा है इस सूरत हाल को? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। मैंने कमेंट के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल से भी फ़ोन करके बात की, और उन्होंने जो पोजीशन दी उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमेंट नहीं है इस चीज के ऊपर। सो दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इट और दे आर नॉट विलिंग टू रिप्लाई। हाउएवर आई ऑल्सो, मुझे एक जगह से ये भी पता चला है कि शायद जवाब इसका जो है वो क्रिएट हो रहा है, अभी इस वक्त जवाब बनाया जा रहा है इसके ऊपर। तो आई थिंक इट वुड बी अच्छी बात है, एक अच्छा प्रपोजल अगर होता है, दोनों साइड्स अगर आती हैं परमानेंट सोल्यूशन के लिए, क्योंकि देखिए ईरान का मेजर कंसर्न इज हैविंग अ परमानेंट सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक। एंड वो गैप नहीं देना चाह रहे, किसी भी तरीके से वो गैप नहीं देना चाह रहे यूनाइटेड स्टेट्स को, कि फॉर एग्जांपल 45 डेज तक अगर वो जाते हैं, सीज फायर करते हैं पूरी तैयारी के साथ, फिर अगर वो 45 दिन में अपने सोल्जर्स को जमा करके, पैराट्रूपर्स को जमा करके, पोजीशन करके, जो भी चीजें करके अगर वो फिर आते हैं दोबारा 45 डेज बाद, तो ये ज्यादा बड़ा खदशा होगा। तो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या, आई थिंक मेरे ख्याल में ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इनको जवाब देना है।
और परमानेंट मुझे लगता है कि जो भी चीज होगी वो परमानेंट बेसिस के ऊपर ही आगे होगी। ईरान की तरफ से जो पेशकश की जाएगी वो यही होगी कि परमानेंटली कोई सोल्यूशन निकाला जाए इसका। सीज फायर के लिए आई डोंट थिंक ईरान रेडी होगा। जॉन इसमें एक इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नुक्ता नजर है, उसमें मैं आपकी राय चाह रहा हूं। वो ये है कि हमने रिसेंटली देखा स्पॉयलर्स बिलखुसूस इसराइलियन और इंडियन लेड मीडिया आउटलेट्स जो थे वो पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर रहे थे वाइल कोटिंग ईरानियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स। फिर बाद में अब्बास इराक़ची और दीगर को ट्वीट करना पड़ा, पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उनकी तारीफ करनी पड़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद उर्दू ज़ुबान में लिखना पड़ा। तो ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, उससे मुतमिन है, ये तासुर दुरुस्त है? जी जावेद साहब, मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, जब ये बातें, जब ईरान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था तब भी मैंने कहा था कि इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है। एंड 15 पॉइंट नुकात जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए, पाकिस्तान ने आगे ईरान को दिया, और पाकिस्तान ने फिर जो डिमांड आगे। तो देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स अ जीरो सम गेम इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल। इंडिया को क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली इतना आगे आ रहा है और सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस वक्त, और डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो आई थिंक इंडिया को थोड़ी सी कंसर्न, पर्टिकुलरली जो उनकी रेडिकल जो आरएसएस की जो उनकी गवर्नमेंट है, आई थिंक उनको जो है वो ज्यादा इसके अंदर कंसर्न है कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। और जयशंकर के रिमार्क्स भी पहले आए, तो आई डोंट थिंक कि ये जो तासुर फैलाया जा रहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिवली आप देखें कि बाकायदा जो है पाकिस्तानी अवामी लेवल पे रैलियां भी निकल रही हैं ईरान के अंदर, और गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो प्रेज भी किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आई थिंक इट्स आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को दर्द होना चाहिए इस बात पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो मैंने जिक्र किया पहले कि CIA के एक साबिक एहलकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है, उनका नाम है लैरी जॉनसन, और फिर मैं देख रहा हूँ कि ईरानियन जो फॉरेन ऑफिसर उसकी जानिब से भी कुछ ऐसे बातें की गई कि वो जो एयरमैन को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है, हकीकत में वो डिसेप्शन थी, यूरेनियम जो अफसूदा था उसको लेने की कोशिश थी, ट्राई करनी थी कि वो मुमकिन है या नहीं है। इसके ऊपर क्या राय पाई जा रही है ईरान में, क्योंकि ऑफिशियली ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ ऐसे कमेंट्स कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये शक व शुबात उठाए जा रहे हैं। देखें, पहला जो कंसर्न है वो ये है कि 25 एयरक्राफ्ट आप लेके आए, C-130 पर्टिकुलरली यूज होता है ट्रूप्स के लिए, कि ट्रूप्स जो है उसके अंदर जाएंगे और ट्रूप्स डिप्लॉय होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं आप, तो इट डज नॉट मेक टैक्टिकल और ऑपरेशनल सेंस कि आप इतनी सारी जो फौज आप लेके आ रहे हैं उसको आप जो है वो एक रिस्क पे डाल दें एक पायलट को बचाने के लिए। इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उसमें जो बैक कवर होता है वो आता है, बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर जो है वो बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा ये जो C-130 जो लेके आए वो इसलिए लेके आए। और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी आपने सही कहा, आरागची साहब ने भी हिंट किया है इस बात के ऊपर। इनफैक्ट IRGC के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं बता रहे अवाम को, ये हम बताएंगे थोड़े दिनों में। तो आई थिंक कि यहाँ से जो यहाँ पे देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि इट वॉज नॉट रियली अ पायलट रेस्क्यू ऑफ मिशन, बट रादर एक यूरेनियम को लाने की कोशिश, या शायद दोनों भी हो सकता है जामी साहब। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि एक पायलट को भी एक साथ वो करें और यूरेनियम के ऊपर, क्योंकि डाइवर्जन भी क्रिएट करनी थी साथ ही साथ। सो आई थिंक दोनों चीजें आर पॉसिबल, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। बट ऐसा लेकिन अगर ये तो मल्टीपल अब अकाउंट लैरी जॉनसन के अलावा मल्टीपल इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि असल में यूरेनियम को लाने की कोशिश थी, चेक करना था, उसमें नाकामी हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पायलट चलो बचा लिया, लेकिन दूसरी एफर्ट फिर नाकाम हुई। यस, एब्सोल्युटली। और दूसरी एफर्ट भी देखें जामी साहब, वो अगर सोमालिया आके अपना पायलट छुड़वाता ना, तो मैं कहता कि बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग अ ग्लोबल पावर, माइटी यूनिपोलर वर्ल्ड में वो बादशाह है, तो उसको अगर आप कह रहे हैं उसका रिजीम चेंज जो गोल था वहां से ये पायलट बचाने वाले गोल पे आ गए, तो आई डोंट थिंक ये बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा है वो पायलट को अपने ले गए, लेकिन यहाँ पे इतना नुकसान जो उन्होंने अपना करवाया, और आई थिंक नाकामयाबी जो हुई, आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। बट बहरहाल इट इज अ विन फॉर देम कि वो पायलट लेके चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की जो स्टेटेड पोजीशन है या इसराइल की या मीडिया की, वो ये है कि कोई 80 से 90% बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल चलाने की सलाहियत, ड्रोन चलाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है, नेवी तबाह कर दी गई है, एयरफोर्स मलियामेट कर दी गई है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि ईरान मुसलसल अभी तक डटा हुआ जवाब दे रहा है? देखिए, उनकी अपनी असेसमेंट्स जो आती हैं, अब जो आना शुरू हुई हैं रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स आपने देख लिया होगा, वाशिंगटन पोस्ट आपने देख लिया होगा, या वॉल स्ट्रीट जर्नल आपने देख लिया होगा। अब जो असेसमेंट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ईरान की जो ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो इंटैक्ट है, और जो लॉन्चर्स, ना सिर्फ मिसाइल्स बल्कि लॉन्चर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ओवर 70%, मतलब 70% से के आसपास जो है इनकी अभी तक इंटैक्ट है। आई थिंक ये एस्टिमेशंस भी
उस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है जो जाहिरी तौर पे नजर आता है ईरान के बारे में, कि ईरान के अंदर अमेरिका क्या तस्वर करता है कि कितनी मिसाइलें हैं। जब आप ईरान की तरफ से देखते हैं तो ईरान की तरफ से आई थिंक एक नजर आता है कि ईरान के पास जो एस्टिमेट्स नंबर ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन जो लगाया जाता है वो बहुत कम है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 6 बाकायदा अंडरग्राउंड मिसाइल्स की स्टॉक पाइल्स की जो है वो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि शहर हैं जो जिसके अंदर स्टोरेज हुई हुई है। लेट्स नॉट एग्जैजरेट, इसमें भी चलें कह देते हैं कि नहीं है ईरान के ऊपर, लेट्स टेक देयर नंबर्स एट देयर टाइम कि ठीक है वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अगर जामी साहब अगर आप यूके के रॉयल इंस्टीट्यूट की थिंक टैंक की रिसर्च देखें तो 21 अप्रैल तक इनके खुद के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो खत्म होने के रिस्क पे हैं। और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटरसेप्टर्स आर ऑलमोस्ट आउट, और अभी कुछ दिनों की बात है। तो ईरान की मिसाइल्स खत्म हो ना हो उसके अंदर आई थिंक उससे पहले इनकी जो स्टॉक पाइल्स हैं या जो इनकी इंटरसेप्टर्स हैं जो उन मिसाइल्स को रोकेंगी, आई थिंक वो जरूर खत्म हो जाएंगे। एंड दैट इज आई थिंक ये वो चीज है जो खतरनाक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से अब ऑफिशियल तारीख से फ्रेंडली नेशंस को गुजरने की इजाजत देंगे? यस जामी साहब, सैटरडे को डायरेक्शंस इशू कर दी थी कि अब बंद हो गया। जब ट्रंप ने ये धमकियां दी और 48 आवर्स और ये सारी चीजें हुई, सैटरडे को मेरी मालूमात के मुताबिक वो कह दिया कि अब आप, और आई थिंक उन्होंने ऑफिशियली भी स्टेटमेंट में अपने कहा है ये चीज कि अब आप सैटरडे से उन्होंने कहा कि अब आप नहीं गुजर सकते सिवाय उन मुल्कों के जो दोस्त ममालिक हैं। दूसरी वेसल्स को जिसको गुजरना है उनको उन्होंने कहा कि आप चैनल 16 जो आईआरजीसी का मरीन चैनल 16 है उसके ऊपर राब्ता करें ऑथराइजेशन के लिए, और जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है उसको वेस्टर्न या ईस्टर्न एंकरेज पे भेज दिया जाएगा। और ऑथराइजेशन लेने के लिए ऑफ कोर्स जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं आगे जाने के लिए। तो अभी तो यही सिचुएशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली शट ऑफ फॉर दोज कंट्रीज विच आर नॉट एलाइज और हु डू नॉट हैव परमिशन। फॉर एग्जांपल फ्रांस की जो है वेसल गई है, और चाइना की और दूसरे ममालिक की, हम जैसे ये वाले जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनकी वेसल्स जा रही हैं, बट इट्स कंप्लीटली क्लोज्ड फॉर एनीवन हु इज एन एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने काफी वाजे कर दिया इस चीज को, और इनफैक्ट निशाना भी जबल अली के ऊपर एक वेसल को निशाना बनाया गया, कुवैत के अंदर एक वेसल को निशाना बनाया गया, तो वो निशाना भी बना रहे हैं उनको जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन ने ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। देखिए आपने खबर देखी होगी पिछले दिनों कि जो दोस्त मुल्क यूएई से डिपॉजिट हुआ था कुछ कर्ज, वो पाकिस्तान वापस करने जा रहा है। व्हाट डज़ दैट मीन? क्या माशी तौर पर सूरत हाल बेहतर हुई है? क्यों कर्ज वापस हो रहा है? इससे मुराद क्या है? इसके ऊपर बात होगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया एडिटर हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जिया निगार हैं, कॉम्पिटेंट वॉइस हैं इन मामलों के ऊपर बात करने के लिए। इस्लामाबाद अकॉर्ड की खबर भी आप देख रहे हैं, साथ कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान भी है। लेकिन साथ हम देखते हैं कि जो यूएई के हवाले से आपने खबरें देखी थी, जो उनकी जानिब से डिपॉजिट था पाकिस्तान में, वो वापस करने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। तो इससे मुराद क्या है? ये क्यों कर ज़रूरी था? वजीर साहब से बात कर लेते हैं दोनों मामलों के ऊपर। वजीर साहब फरमाइएगा, ये जो तवीलुल मुद्दती डिपॉजिट्स थी इनकी यूएई को वापसी, इससे क्या मुराद ली जाए, अवाम क्या समझें? देखिए इससे एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल है, वो कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। और उसके साथ अगर आप गौर से देखें तो हमारी पाकिस्तान सेंटरिंग एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो, इससे आपको अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान ने इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और इस वक्त अगर आपको याद हो कि इस वक्त 2026 में हमारे पास तकरीबन 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इस वक्त हमारे पास ये फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो कि अगर आपको याद हो तो 2022 में देवर जस्ट 7 बिलियन डॉलर। जी, दिस स्पीक से हमारी कितनी स्ट्रेंथनिंग है, फिस्कल कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, हमारी इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है, हमारी पॉलिसीज कितनी स्ट्रांग चल रही है। इन चीजों को आपको देख के अंदाजा होता है कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसकी वजह से ही आपने देखा कि हमने जो अब मैच्योर हो गए, जो हमारे पास जो अकाउंट जो है खास देख लें जा रहे हैं, और उस पर हमारे ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं आ रहा। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। और इससे ये पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस, कितने अच्छे तरीके से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उससे आप सामने जो नजर आ रहा है कि किस तरीके से आ रहा है। और उसके बाद इसके साथ आप आइंदा के लिए भी देख लें कि इससे और बेहतर हालात होते जाएंगे, क्योंकि अब आप फॉरेन पे आ रही हैं, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो हमारे आपके
जो हम हमारे दूसरे जिनसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी अपनी पॉलिसी इंटरनल या वो और फिजिकल कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा जो हो गया, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो फिर आप ये रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमारी इकॉनमी जा रही है। और ये जो हमने जोई के वापस किए, देखें एक तो बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात, ठीक है, और उनको जब उन्होंने हमारे किस किस मौके पे हमारी मदद की है यूएई के साथ, हमारे वहाँ पर हमारी इतनी मैन पावर वहाँ पर जाती है, वहाँ से हमें बहुत फॉरेन रेमिटेंस आती है। अच्छा भेट साहब, इसके साथ जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की अब डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्जी जो जंगबंदी और उसके बाद फिर 45 दिनों के अंदर जामे जंगबंदी, तो उसमें कुछ होप पैदा हुई है, पाकिस्तान का किरदार खुल के सामने आ रहा है। इस्लामाबाद बीइंग रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स, देन उसके अलावा एक्सियस और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पाकिस्तान के एफर्ट्स को लेकर के, और कितने चांसेस आपको नज़र आते हैं कि कुछ ना कुछ इससे निकलेगा इस एफर्ट से जंगबंदी के लिए? देखें, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी मिलिट्री अनटरिंग एफर्ट्स दे आर अबव द बोर्ड। जितना जिस तरीके से उन्होंने ये किया, मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। और अभी भी ये जो 3-4 दिन में भी अगर आप देख लें तो जिस तरीके से किया गया है, अभी उनकी बात JD Vance से हुई है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से, फिर उनके ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, उनके नुक्ता नज़र हैं। चाइना अभी गए हुए थे, वहां से उनके 5 नुकात का एक एजेंडा भी लेकर आए हैं, वो उनको पिच किया हुआ है। तो जिसकी वजह मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह की लग रहा है कि शायद कल तक एक आर्थिक जंगबंदी जो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है, चाहे दोनों को मुल्कों को सजेस्ट किया है, कि देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप मुज़ाकरात करते हैं उससे पहले आप जो एक कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। वो किस सूरत में कि आप आर्धी जंगबंदी कर दें, आपके लिए 1 महीने के लिए जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, इट्स ऑल सीज फायर, स्टैंड स्टिल, प्लीज जहां पर भी हैं इसी कंडीशन में रहेंगे, चाहे 30 डेज है 40 डेज है। जो मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान की उन कोशिशें, हमारे फील्ड मार्शल की कोशिशें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिशें ये कामयाब हों और ये सिर्फ पाकिस्तान के सारा है। आप सोच नहीं सकते सेब कितना पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का फोकस है जो पाकिस्तान पे हुआ है, सारी दुनिया इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। वेरी ट्रू। ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका भी ट्रस्ट कर रहा है। और अगर ये बात हो जाती है और उसके बाद पॉइंट सीज फायर के बाद अगर, और साथ ही जो ही सीज फायर होती है तो फिर मेरे ख्याल में एक ये भी पॉइंट है होता है कि शायद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको भी खोल दिया जाए एज ए गुड विल जेस्चर के तौर पे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जाए। और ईरान की जो डिमांड है कि मुझे गारंटी होनी चाहिए कि आइंदा मेरे पर अटैक नहीं होगा अगर मैं यूरेनियम इस पर नहीं कर रहा, और आइए इसकी कंफर्म करता है, तो फिर मुझे गारंटी चाहिए। वो ईरान से कि मुझे इन ममालिक पे एतमाद है, उन ममालिक की गारंटी चाहिए। नंबर 2, अगर सब कुछ ठीक है फिर मेरे पर अब जो अननेसेसरी इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हैं वो खत्म कर दी जाए। इसी तरह अमेरिका का जो पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का, वो भी उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद और बातें जो बैठेंगे, बात होंगी। साला से पाकिस्तान काफ़ी जिस तरीके से बात चला रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, फील्ड मार्शल डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए हैं, और आई थिंक ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत उम्मीद है कि कल शाम तक डेडलाइन पूरी होने से पहले कोई ना कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा और दुनिया एक सुख का चांस लेगी, बजाय इसके कि खुदा न खासा कल के बाद एक नई लड़ाई शुरू हो और उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस और दुनिया एक तबाही की तरफ चल। बहुत शुक्रिया नवाज साहब शरीक के गुफ्तगू थे। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि अगले 24 से 48 घंटों में कोई मुस्बत खबर सुनने को मिले, हमें इजाज़त दीजिए आज के लिए। मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह।